लेक्चर नंबर, भाई ये तो आपकी किताब में भी ये चैप्टर 15 के एंड पे लगी हुई है डायग्राम, शायद आप लोगों ने देख ली हो। बस देखी है हमने तो, बाकी तो नहीं हमें पता। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अब याद भी कर रहे हैं। अगला कोई चैप्टर अगर आपने शुरू कराया ना इस बुक में, वो हम साथ साथ याद करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा पक्का जो है ना इंशाल्लाह नियत है। ये आप तजर्बा करके देख लें। आप हमारा इस दफा हम आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इतना ठेस पहुंच चुका है। पेज 368 निकालें भाई माय डियर, साथ वाले की बुक का, साथ वाले की बुक का पेज 368। खुदा के लिए अपनी बुक का ना निकालिएगा। अंडर द प्रोविजंस ऑफ खालाजी का ऑर्डिनेंस ब्रीफली डिस्कस द फॉलोइंग। द टर्म कंसील्ड एसेट। थोड़ा सा हल्का फुल्का मूड में आपसे बातें कर सकते हैं ना। आप तो 100 लेक्चर गुजर गए हैं। शुरू में बंदा जरा होता है यार पता नहीं की हो गया नानू, तो अब तो शायद अब आपको ऐसा कुछ फील ना हो। अपने ही मन में डूब के कोई अच्छे बच्चे आए होते तो बताते कि कंसील्ड एसेट पेज नंबर 351 पे है। तो कंसील्ड एसेट की डेफिनेशन पूछी है, फिर उसने पूछा द पावर्स ऑफ कमिश्नर। कमिश्नर की पावर्स बताएं रिलेटिंग टू कंसील्ड एसेट ऑफ एनी पर्सन व्हेन दीज आर इंपाउंडेड बाय गवर्नमेंट। जब हुकूमत कंसील्ड एसेट को कब्जे में ले ले, तो आप बातें ना करें ना आप लोग ये तो इसके जवाब में आप 1 और 1A लिख के आएंगे कि अगर आप कोई एसेट भी किसी का कब्जे में ले लें तो आपके पास ये पावर्स हैं कि उसको कच्चा असेसमेंट इशू करें और एज सुन एज उसको पक्का करें। तो ये कमिश्नर्स की पावर्स हैं 1, 1A और 2 में। सेक्शन 123। अनवर नहीं, खाला रशीदा का बड़ा बेटा, हैज फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 2013 ऑन 31 अगस्त 13। ठीक है जी। डिस्कस द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ खालाजी ऑर्डिनेंस। कब तक कमिश्नर फर्स्ट अमेंडमेंट कर सकता है? अमेंडमेंट का कौन सा सेक्शन है माय डियर? अमेंडमेंट का 122। कब तक फर्स्ट अमेंडमेंट कर सकता है? विद इन 5 ईयर्स। अच्छा मुझे बताएं इसका ईयर एंड क्या है? 30 जून 13। जिस साल रिटर्न जमा कराई किस दिन जमा कराई? 31 अगस्त। इस फाइनेंशियल ईयर का एंड क्या है? 30 जून 14। आपको पता है ना जिस साल रिटर्न जमा कराई उसके आखिरी दिन से 5 साल गिनने हैं, तो इसके आखिरी दिन से 5 साल गिन के बताएं। 30 जून 19। अच्छा बाय विच डेट का मतलब ये नहीं कि खाली 30 जून 19 लिखाएं, तो इसमें आप जो है वो अगर लिखा होता ना ओनली आइडेंटिफाइड डेट फिर और बात होती। बाय विच डेट का मतलब है अब आप थ्योरी का जवाब देके आएंगे कि एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड within 5 years from the end of the financial year in which the assumed order is issued. Therefore, in this case, the amendment of assessment can be passed by 30 जून 2019। अगले का जवाब बता दें। अच्छा एक डेट तो वही होती है आपको पता है ऊपर वाली, और 1 ईयर। 1 ईयर इससे गिने, इससे जरा आगे लेके जाएं। 30 जून 17। इससे आगे 1 नहीं, 30 जून 17 में तो ब्रेक लगानी है ना। आगे कहां तक जाने हैं? 30 जून 18। आप बताएं 30 जून 18 19 में से लेटर क्या है? बोलें इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड it can further be amended as many times as may be necessary within the later of 5 years from the end of the financial year in which the assumed order is or 1 year from the end of that financial year in which the amendment took place। कितने लोगों को ये क्रिस्टल क्लियर हो गया है? 30 जून 18 और 30 जून 19 में से लेटर। जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो बताएं, उनको भी क्रिस्टल क्लियर हो गया? चलें शुक्रिया। हाथ खड़ा करने में कितनी एफर्ट लगती है।
भाई के इलाके में दोपहर का नाश्ता भी होता है, इसलिए कह रहे हैं सुबह का नाश्ता। क्वेश्चन नंबर 22, नाचे मलंगानू। अच्छा जी, छोड़े यार, आज हम मूड में हैं। क्वेश्चन 28, अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर, बुरा ना बनाइएगा बस किसी बात का, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, ऑल्सो स्टेट द पर्टिकुलर्स, ये तो पता है आपको। और द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसील्ड एसेट, वही डेफिनेशन, और स्टेट द पावर ऑफ कमीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसील्ड एसेट इंपाउंडेड बाय गवर्नमेंट। अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ आप तो जरीब ले आए पेज नंबर 353 पे। अच्छा जी, हमारे पास डिफरेंट एपेलेट अथॉरिटीज हैं, एडमिन अथॉरिटीज हैं जी, शुक्रिया हाइब्रिड में जी। डिफरेंट एडमिन अथॉरिटीज हैं, एफबीआर, चीफ कॉमी और ऑफिसर्स। ऑफिसर्स में एडिशनल, डिप्टी और इनका फड्डा होता है किससे? अगर टैक्स पेयर और इनमें धींगा मुश्ती हो जाए, अगर टैक्स पेयर इनमें धींगा मुश्ती हो जाए तो फिर कमिश्नर अपील के पास जाते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, हाई कोर्ट के पास जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। अच्छा, पुराना लॉ ये था पिछले साल तक कि अगर कभी फड्डा हुआ है तो आप चले जाएं कमिश्नर अपील के पास, कमिश्नर अपील के फैसले से मुतमईन ना हो तो फिर आप जाएं एटीआईआर के पास। ये था तरीका। एटीआईआर में असल में जरा ज्यादा लर्नेड जजेस बैठे होते हैं, एपलेट ट्रिब्यूनल होता है पूरा, इसमें जरा लर्नेड जजेस बैठे होते हैं। कमिश्नर अपील का उतना तजर्बा नहीं होता जितना इनका होता है। लेकिन ना हो लेट आने पर मैं आपको बताऊं, अब हमारा लॉ बदल चुका है, अब हमारा लॉ बिल्कुल बदल चुका है। अगर छोटे मोटे केसेस हैं तो आपने जाना है कमिश्नर अपील के पास, मादरत छोटे छोटे, अगर छोटे छोटे केसेस हैं तो आपने जाना है कमिश्नर अपील के पास, और अगर मोटे मोटे केसेस हैं तो आपने जाना है एपलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो दिस लॉ इज टोटली चेंज्ड। अब लॉ में यह है कि आपने छोटे केसेस होंगे तो कमिश्नर अपील के पास जाया करना है, और बड़े केसेस होंगे तो डायरेक्ट। पुराने लॉ में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं था कि टैक्स पेयर कोई मसला लेके डायरेक्ट इधर जाए। नया लॉ कहता है आपको कोई मसला इधर आ जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन बड़ा मसला होना चाहिए। इस वजह से हुकूमत ने एक सेक्शन डाला है, इस दफा आपके सिलेबस में भी आए कि आपने डाल दिया, सेक्शन 126A, बिल्कुल नया सेक्शन आया, ताज़ा ताज़ा। जिंदगी में मैं पहली दफा पढ़ाने लगा हूं किसी को। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया था इसलिए मुझे नहीं आता, मैं नहीं आपको पढ़ाऊंगा। तो अब चीजें खुद भी समझनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं जिंदगी में। अगर 20 मिलियन से ऊपर का केस ना हो तो आप किसके पास ले जाएं माय डियर? कमिश्नर अपील के पास। और अगर 20 मिलियन से ऊपर का केस हो तो आप किसके पास ले जाएं? सो दैट इज हाउ द लॉ इज चेंज्ड। तो 20 मिलियन तो छोटी सी अमाउंट है, 20 मिलियन से 18 मिलियन 19 मिलियन, हाथ की मैल है आपके, तो 18-19 मिलियन जो है का अगर केस है तो कमिश्नर अपील के पास ले जाएं, ठीक है। और भाई कह रहे हैं मुझे अच्छा, और अगर 20 मिलियन से ऊपर का केस है तो आप किसके पास ले जाएं? एपलेट ट्रिब्यूनल के पास। और अगर बंदा मारने का केस है तो आप डायरेक्ट हाई को नहीं, सॉरी वो तो यहां नहीं डिस्कस होना ना, इसलिए उसने कहा नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर प्रोविजन। कहता है इससे इसके अलावा जो भी मैंने कहा था जिंदगी में मैं सबको वापस लेता हूं, कुछ भी कहीं भी लिखा हुआ उस बात को भूल जाओ, ये आपके लिए एक नई चीज मैं लेके आया हूं, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर प्रोविजन। लेट आने वाले लोग, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर प्रोविजन, अगे आना होना। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर प्रोविजन एन अपील टू कमिश्नर अपील शैल लाई। शैल लाई का क्या मतलब है? shall be filed. An appeal to commissioner appeal shall be filed where the value of assessment of tax or refund of tax. Assessment of tax का क्या मतलब है? टैक्स देना है। refund of tax का मतलब है टैक्स वापस लेना है। where the value of assessment of tax, अगर टैक्स देने वाला सिनेरियो है, या refund of tax, और अगर टैक्स वापस मांगने वाला सिनेरियो है, does not exceed 20 million। और इन अपील टू कमिश्नर एपलेट ट्रिब्यूनल शैल लाई, अंग्रेजी तो वही होगी ना, आगे याद कर लीजिएगा।
shall lie where the value of assessment of tax or refund of tax exceed 20 million. Now, what is the definition of value of tax, value of assessment, and what is the definition of value of refund? इसकी definition क्या है? भाई आपकी रिटर्न के अंदर टैक्स था 15 मिलियन और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कौन भेजते हैं? कमिश्नर। उसने कहा है कि आपका टैक्स जो है वो बन रहा है 22 मिलियन। आप बताएं ये केस मैं कमिश्नर अपील के पास लेके जाऊं या एपलेट ट्रिब्यूनल के पास लेके जाऊं? कमिश्नर अपील के पास। क्यों? इसलिए कि 7 मिलियन का फड्डा है। फड्डा इज नॉट ऑफ 22 मिलियन। जरा लफ्ज पढ़िएगा, वैल्यू ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स मींस द नेट इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन। नेट इंक्रीज कितनी हुई है? 7 मिलियन। तो बताएं मैं केस कहां लेके जाऊंगा? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील विल डिसाइड। अब ये डिसाइड करेगा केस। समझ आ गया? तो 20 मिलियन से ज्यादा थी नीचे वाली फिगर, बट स्टिल वी विल गो टू कमिश्नर अपील बिकॉज ये फिगर देखनी है। नेट इंक्रीज देखनी है या टोटल देखना है? नेट इंक्रीज। चलें जी, चलें जी, हाइब्रिड में पूरी क्लास में बॉल पॉइंट बांटे हैं, एक दो इधर भी ले आए। फी सबीलिल्लाह। ये ना शेयर ना दिया करें साथ वालों को। कोई बॉल पॉइंट नहीं लाया उसको निकाल के दे दी। नहीं मांगने की दे देती हैं चीजें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मतलब ये कि उसको भी सीधा रखें। ये बात आ रही। ओके, लेकिन कोई नहीं, इंसान है, बंदा भूल जाता है। कभी कभी अपने आप को ही क्लास में लाना भूल जाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं दीवाने मस्ताने हैं कुछ मलंग क्लास में। इसी हफ्ते में अपने आप को किसी ने लाना भूल गए थे। कोई ऐसे मलंग भी बैठे होंगे, अब अंदर ही अंदर हंस रहे हैं। वैल्यू ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स मींस, वैल्यू ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स का क्या मतलब है? द नेट इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन। चलें और कुछ हो ना हो यार जिंदगी में, पता नहीं कब मुलाकात हो आपसे, तो अभी तो कुछ दिन रहते हैं हमारे, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूं कि अगली दफा से ना पहले दिन से पढ़िएगा यार। जो भी सब्जेक्ट आपने उठाने हैं ना, ये जरा कोशिश कर लीजिएगा। आज दोपहर को तो एडमिशन अगर किसी ने लेना है तो ले ले, तो अगली दफा से जरा पहले दिन से पढ़िएगा इंशाल्लाह। ओके, यही मेरे ख्याल से प्रोग्राम है ना कॉलेज वालों को। 11 मार्च को आपका पेपर है, आखिरी 12 मार्च को पहली क्लास होगी। ओ माय डियर, मेरे बस में होता तो 11 मार्च को शाम को एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं। आगे ईद आनी है तो ईद पे आराम से 3-4 दिन के लिए घर जाइएगा। अच्छा जी, और 3-4 दिन बहुत होते हैं। एक दिन जाने का, एक आने का, 2 दिन रहने के। और क्या मैं आपको बताऊं, सिर्फ दोपहर का खाना आपको तो सही मिलेगा, रात और शाम से नॉर्मल रूटीन बन जानी है उधर। हाँ चलो अभी दाल पकाओ इसके लिए। वैल्यू ऑफ रिफंड, वैल्यू ऑफ रिफंड मींस नेट रिडक्शन इन रिफंड। ओवरऑल रिफंड या नेट रिडक्शन इन रिफंड? अच्छा जी, ब्रैकेट जरा पढ़ें आप लोग। ब्रैकेट में जो ऑर्डर का लफ्ज लिखा हुआ है, आप मुझे उसका मतलब बताएं। ऑर्डर के लफ्ज का क्या मतलब लिखा हुआ है? भाई ऑर्डर कौन सा वाला है, खुदा के लिए जल्दी बता दें कि अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। तो लिखें ऑर्डर के ऊपर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। अच्छा, असेल्ड के लफ्ज का क्या मतलब होता है?
असेल्ड के लफ्ज का मतलब वैसे तो हमला करना होता है, हमला करना होता है कि कोई एडिटर था, उसने गलत बात कर दी तो लोगों ने उस पर हमला कर दिया, तहरीरी तौर पे हमला कर दिया, सोशल मीडिया में बात उछाल के हमला कर दिया। असेल्ड असल में ये होता है। लेकिन अगर आप इधर असेल्ड लिखेंगे तो शायद आपको याद करना इसके लिए मुश्किल हो। तो असेल्ड का लफ्ज मेरे कहने पे इसका मतलब फिलहाल आप रेक्टिफाइड लिख दें, ताकि आपको असेल्ड का लफ्ज पेपर में आप लिखाएं लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सही याद रहे। एज ए रिजल्ट ऑफ, ये इंक्रीज क्यों आई है माय डियर, ये इंक्रीज क्यों आई है? एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर सॉट टू बी रेक्टिफाइड। सॉट का क्या मतलब होता है? सॉट का मतलब तो होता है ना रिक्वायर्ड टू बी रेक्टिफाइड। तो मैं जा रहा हूं असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ, विच इज रिक्वायर्ड टू बी रेक्टिफाइड इन माई बुक्स। कुछ लोग नोट नहीं करें, माशाल्लाह। चले, तो एज ए रिजल्ट ऑफ ऑर्डर सॉट टू बी रेक्टिफाइड। एंड वैल्यू ऑफ रिफंड मीन्स नेट रिडक्शन इन रिफंड एज ए रिजल्ट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर रिक्वायर्ड टू बी रेक्टिफाइड। नहीं ना, बस इस तरह पढ़ें, एज ए रिजल्ट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर रिक्वायर्ड टू बी रेक्टिफाइड। अल्लाहु अकबर। अच्छा भाई, अब अगर आपको कमिश्नर अपील के पास आप लेके गए 20 मिलियन से कम का केस, और आपको कमिश्नर अपील के फैसले पर एतराज है, अब आप कहां चले जाएं? हाई कोर्ट। अब आप कहां चले जाएं? हाई कोर्ट। और आप एपलेट ट्रिब्यूनल चले गए और आपको उसके फैसले के खिलाफ एतराज हुआ, यानी एपलेट ट्रिब्यूनल ने भी आपके साथ वो कर दी जो कमिश्नर ने की थी, क्योंकि होनी ही ये थी, तो भी आप किधर जा सकते हैं? हाई कोर्ट। यानी ये नहीं है कि इधर से बारो बार, नहीं, ये वाला सीन नहीं है। तो 20 मिलियन से कम वाले केसेस इधर लेके जाएं, ना हाल लो इधर ले जाएं। 20 मिलियन से ऊपर वाले केसेस इधर लेके जाएं, ना हाल लो इधर ले जाएं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये दोनों बातें होती हैं। कमिश्नर वर्सेस टैक्स पेयर। अगर टैक्स पेयर कमिश्नर अपील के फैसले से मुतमईन नहीं है तो वो हाई कोर्ट चला जाए, और अगर कमिश्नर अपील के फैसले से मुतमईन नहीं है तो वो भी हाई कोर्ट जा सकता है। अब आप कहेंगे कमिश्नर को क्या पड़ी है केस जीतने की? भाई, कमिश्नर का तो काम ही ये है कि हुकूमत को केस जीत के देना। उसको नौकरी इस चीज की कर है कि टैक्स लोगों से ले। सिमिलरली, कमिश्नर कह रहे 10 लाख टैक्स दो, 10 करोड़ टैक्स दो, मिसाल के तौर पे। ये कह रहे नहीं, मेरा टैक्स इतना बनता है। फर्ज करें वो ATIR में केस चला गया हुआ है, अब ATIR ने कमिश्नर के खिलाफ फैसला सुना दिया, कमिश्नर को गुस्सा चढ़े तो हाई कोर्ट में जाए। तो टैक्स पेयर अपना, असल में टैक्स पेयर की पहली लड़ाई होगी इससे, तो वो जाएगा इधर, या बड़ा केस होगा तो इधर। लेकिन फिर जब ये लोग फैसला सुनाएंगे तो अगर ये फैसला इसके खिलाफ आया तो ये जाएगा इधर, और अगर ये फैसला इसके खिलाफ आया तो, इसलिए देखें इधर उसने दोनों बातें लिखी हुई हैं, आ पर्सन और ऑफिसर। समझ आ गई? टैक्स पेयर भी जा सकता है और कमिश्नर भी जा सकता है। RTP और कॉमी aggrieved by an order of commissioner appeal in above case may file a reference before the high court। और आगे आगे क्या लिखा होगा बता दें? अ पर्सन और ऑफिसर aggrieved by an order of appellate tribunal may file a reference before high court। अच्छा, हाई कोर्ट के पास जब आप जाते हैं ना तो उसको अपील नहीं कहते, उसको ना रेफरेंस कहते हैं। चलें जी आगे। यार ये पॉइंट 4 और 5 आपको तो नहीं टेस्ट करना चाहिए उससे। ये जब लॉ में ट्रांजिशन आती है ना, ट्रांजिशन, पुराना लॉ मैंने आपको बताया वैसे,
पुराना लॉ ये होता था कि आप इसके पास नहीं जा सकते थे डायरेक्ट। पुराने लॉ में हर केस छोटा और बड़ा 20 मिलियन से ऊपर नीचे सारा किसके पास जाता था? कमिश्नर अपील के पास। और फिर मसला हल नहीं होता था तो ATIR के पास। अब लॉ मेकर ने यह कहा कि आप लोग पढ़ के बताएं पॉइंट 4 का मतलब। पुराने और नए लॉ में ट्रांजिशन आई है अब उसके लिए लॉ मेकर ने एक हल पेश किया। हाथ खड़ा करके बताएं क्या मतलब है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ठीक है, बिल्कुल। लॉ मेकर ने यह कहा कि कमिश्नर अपील के पास कोई अगर ऐसे केसेस फंसे हुए हैं ना जो 20 मिलियन से ज्यादा वाले हैं, और हम तो अब लॉ बदल चुके हैं, ऐसा करो उनको आप ATIR में शिफ्ट कर दो। कमिश्नर अपील, अब इस केस को ना सुने, कमिश्नर अपील का इतना लेवल नहीं, तो अब ये ATIR में शिफ्ट कर दो, ये उसने कहा। तो ये इसको तो ये तो देखें लॉ चेंज हुआ है ना, जिस वजह से एक ट्रांजिशन फेज आई है। मुझे तो लगता है अगली दफा आई के पॉइंट 4 और 5 को ऐसी किताब से डिलीट कर देगा, क्योंकि ये सिर्फ थोड़े से केसेस के लिए गिने चुने जो पहले से फंसे हुए हैं। जो नए केसेस हैं उनके लिए तो मैंने आपको रूल बता दिया। तो एक ट्रांजिशन फेज आई है कि द केसेस पेंडिंग बिफोर, इसकी जगह मैं ऐसे नहीं लिख सकता द केसेस ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर, और ज्यादा क्लियर हो जाए। हालांकि उसने पेंडिंग का लफ्ज लिखा है, लेकिन मैं पेंडिंग के लफ्ज को और ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। द केसेस ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द कमिश्नर अपील, कौन से वाले माय डियर जल्दी बताइएगा? हैविंग वैल्यू ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स और रिफंड ऑफ टैक्स एक्सीडिंग 20 मिलियन शेल ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 24। लेकिन ये केसेस कौन से वाले हैं? 31 दिसंबर 24 से पहले वाले। बाद वाले तो जाएंगे ही नए कोर्ट में ना, उनका तो मसला ही नहीं। 31 दिसंबर 24 से पहले वाले शेल स्टैंड ट्रांसफर टू अच्छा। अब अगला सवाल, ATIR इनका फैसला कब सुनाए? कहते हैं ATIR इनका फैसला सुनाए जो मैं सेक्शन 132 में टाइम लिमिट बताऊं। ATIR इसका कब फैसला सुनाए बोलें? जो मैं सेक्शन 32 में टाइम लिमिट बताऊं। कहते हैं सेक्शन 32 के अंदर मैं टाइम लिमिट बताऊंगा। ATIR shall decide appeal within 90 days। ATIR 90 डेज में अपनी अपील को डिसाइड किया करेगा। तो कहते हैं जो मैं इस सेक्शन के अंदर टाइम लिमिट बताऊं उतने में ही ATIR ने अपना फैसला सुनाना है। हमने कहा ये कब से गिनना शुरू करेंगे? कहते हैं जिस दिन उसे केस ट्रांसफर हुआ नया लॉ आने की वजह से। अब ये टाइम उसको फ्रेश मिला है, पूरा टाइम 90 डेज। ऑल केसेस ट्रांसफर्ड फ्रॉम किससे हैं जरा बताएं, वैसे पढ़े वगैरह आगे। फ्रॉम कमिश्नर अपील, फ्रॉम कॉमी नहीं कहना, कॉमी अपील कहना है। फ्रॉम कॉमी अपील टू ATIR shall now be decided by appellate tribunal within period mentioned in section 132। बता देना, अभी मैंने पढ़ा दिया आपको। shall be decided by tribunal within 90 days। ये गिनना कब से शुरू करने हैं यार? which period shall commence from the date of ट्रांसफर। किससे कहां हुए हैं? तो भाई आसान सा सेक्शन था, तो ऐसी उसने पता नहीं क्या इतनी लंबी चौड़ी कहानी डाल दी। पहली बात, जब असेसमेंट ऑफ टैक्स, लफ्ज याद करें ना, जब असेसमेंट ऑफ और रिफंड ऑफ टैक्स 20 मिलियन से ज्यादा नहीं होगा, और 20 मिलियन भी इधर ही जाएगा, डज नॉट एक्सीड 20 लिखा हुआ है, तो 20 या उससे कम वाले केसेस कहां ले जाएं? और अगर ज्यादा बड़े केसेस हैं तो ATIR के पास। वैल्यू ऑफ असेसमेंट का मतलब यह नहीं होता कि आपका टैक्स कितना बन रहा है, नेट इंक्रीज कितनी आ रही है। आप पर्सन और ऑफिसर, अब अगर इसके फैसले पे इसको एतराज है या इसको एतराज है तो ये किसके पास चले जाएं? हाई कोर्ट के पास। ये था पॉइंट 2 और 3। और 4 और 5 क्या कहते हैं? 31 दिसंबर 24 से पहले वाले केसेस कौमी अपील से एपलेट ट्रिब्यूनल को दे दें, और एपलेट ट्रिब्यूनल अब 90 डेज में केस सुनाए जब उसके पास ट्रांसफर हुए उसके बाद से। कहते 126 से पढ़ के आओ पहले।
नॉट विथ स्टैंडिंग 126 से लिखा होता तो कहते हैं उसमें जो मर्जी लिखा हुआ उसे इग्नोर करो, मेरी बात सुनो। नॉट विथ स्टैंडिंग नहीं कह रहा, कहते हैं सब्जेक्ट टू सेक्शन 126 से। जैसे आप दोस्त को कहते हैं आई विल कम ऑन डिनर टुडे सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ माय फादर, इट मींस कि अगर उन्होंने इजाजत दी तो मैं आऊंगा। कहते हैं सेक्शन 126 से पढ़ के आओ, फिर मेरी बात सुनो। कोई भी दुनिया का टैक्स पेयर dissatisfied with the odd with following orders having tax impact of less than 20 million, और ये ऑर्डर किसने पास किए हैं? और कमिश्नर अपील ने नहीं, यार खुदा का खौफ करो भाई। भाई एक हमने चैप्टर पढ़ा है रिटर्न, एक हमने पढ़ा है पिछले 4 दिन 5 दिन लगा के असेसमेंट। तो रिटर्न टैक्स पेयर जमा कराता है, असेसमेंट कमिश्नर करता है। अब हमने चैप्टर शुरू कर दिया है अपील्स का। तो बताएं फड्डा किसका किसके साथ है? अ पर्सन डिससेटिस्फाइड, अ पर्सन विद द ऑर्डर पास्ड बाय कॉमी मे फाइल एन अपील टू कॉमी अपील। अब ये 3 बंदे आपने हाईलाइट कर लिए। पर्सन कौन है? किसके फैसले के ऊपर इत्मीनान नहीं है? कौन से फैसले पे इत्मीनान नहीं है? ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट। 120 का 2 याद है? और 2 ए ऑटो, ओहो ये 2 ए ऐसे नहीं होता, ये 2 ए ऐसे होता है। भाई ये तस्वीर भेजो उसको। ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट्स वाला फैसला। 121 वाला याद हो किसी को? बेस्ट जजमेंट वाला। 122 वाला कौन सा था? ये किसने फैसले सुनाए हैं? सारे कमिश्नर ने। और आपको इन पे क्या है? एतराज है। तो आप किसके पास चले जाएं? कमिश्नर अपील के पास। वेयर अ पर्सन इज हेल्ड पर्सनली लायबल टू पे टैक्स ऑफ अनदर पर्सन where college is held personally liable to pay tax of सरासिफ। कॉलेज वालों को कमिश्नर ने कहा कि आप सरासिफ की कैपिटल गेन इनकम पे टैक्स जमा कराएं। कॉलेज वालों ने कहा यार सरासिफ की कैपिटल गेन इनकम पे कैसे टैक्स जमा कराएं, तो उसकी सैलरी पे काट के दे देते हैं आपको टैक्स। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, आप लोगों उसको जो सैलरी देंगे उसमें से उसकी सैलरी पे भी टैक्स काटें और उनकी कैपिटल गेन इनकम पे भी टैक्स हमें दें, क्योंकि उन्होंने अपनी कैपिटल गेन इनकम पे टैक्स जमा नहीं कराया। तो अब कॉलेज वालों को अगर इस बात पे एतराज़ है कि यार इस तरह तो हमारे सरासिफ से मसाइल खतरनाक हो जाएंगे, ये उनका अपना डिसीजन है कि अपनी प्रॉपर्टी इनकम कैपिटल गेन इनकम पे टैक्स दें, अपनी फॉरेन इनकम्स पे आपको टैक्स दें, सैलरी पे आपने लेना है हमसे लें। अगर कॉलेज वालों को इस पर एतराज़ है और लॉ वाला ज़बरदस्ती कह रहा है कि नहीं कॉलेज वालों यू आर पर्सनली लायबल, आप जमा कराएं, ठीक है, लॉ मेकर भी किसी हद तक सही कह रहे हैं, तो ठीक है आप जमा करवा दें किसी ना किसी तरीके से, तो हमें टैक्स पहुंचे ना। फिर कॉलेज वाले कमिश्नर अपील के पास चले जाएं, और अगर कॉलेज वालों ने नहीं जाना तो फिर टैक्स दे दें, कोई मसला नहीं। वेयर ही इज डिक्लेयर्ड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन। तो कोई बच्चा बोंगी सी कटिंग करा के निकला तो लॉ मेकर ने कहा ये तो नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव लग रहा है। आजकल पता ना अंग्रेजों की तस्वीरें लगी होती हैं बार्बर शॉप पे, देख के कहते हैं फलां अंग्रेज की तरह मुझे भी बना दो, अस्तगफिरुल्लाह। तो वेयर ही इज डिक्लेयर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, जहां आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दे दिया जाए, हालांकि आप नॉन रेजिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि आप तो दूसरी रो में बैठ के मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कहां से नॉन रेजिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं? यार ये घड़ी लगा दो इसके लिए, इधर हर दफा इसने टाइम देखना होता है। वेयर ही इज डिक्लेयर्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। तो इस पे आप सेटिस्फाइड होंगे डिससेटिस्फाइड होंगे? इनको कितना इधर क्लास हो रही है, क्लास इधर हो रही है। अच्छा जी, वेयर कमिश्नर रिफ्यूजेस टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक इन असेसमेंट ऑर्डर। यार ये एप्लेट ऑर्डर छोड़ें, ये ना सेक्शन 124 में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये भी नहीं पढ़ाया। वेयर कमिश्नर रिफ्यूजेस टू रेक्टिफाई मिस्टेक इन असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर में कमिश्नर से मिस्टेक हो गई है और हमने उसको जाके बताई है यार ये गलती है तुम्हारे असेसमेंट ऑर्डर में, वो मिस्टेक को सही नहीं करा। हर वो ऑर्डर जिसमें आपकी असेसमेंट इनहेंस हो जाए। असेसमेंट इनहेंस होने का क्या मतलब है? टैक्स कम देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा?
असेसमेंट एनहांस हो जाए, रिफंड कम हो जाए या टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाए। तो ऐसी सूरत पे आप क्या करें भाई? अब ज़बानी याद करें। ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट्स पे एतराज है आपको, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पे एतराज है आपको, अमेंडेड असेसमेंट पे एतराज है आपको किसी और का टैक्स देने को कहा जा रहा है, आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दे दिया गया है। ये छोड़ें अभी। कमिश्नर अपनी गलती मानने से इनकार कर रहे हैं, या असेसमेंट बढ़े या रिफंड रिड्यूस हो या टैक्स लाइबिलिटी बढ़े, तो आप किसके पास चले जाएं? कमिश्नर अपील के पास। पिछला सफा। आपने रिटर्न जमा कराई जिसमें आपने कहा मेरी इनकम है 20। आपने रिटर्न जमा कराई जिसमें आपने कहा मेरी इनकम है 20। आपका शुरू हो गया ऑडिट, एंड कमिश्नर इशूड अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आफ्टर शो कॉज नोटिस। ऑडिट स्टार्टेड एंड show cause notice issued and you replied and commissioner issued and सारी कहानी तो पता है ना, लिख लें। पहले क्या शुरू हुआ? घूरी, घूरी के बाद बार्किंग, बार्किंग के बाद बाइटिंग। ऑडिट शुरू हुआ, ऑडिट शुरू होने के बाद क्या हुआ? शो कॉज नोटिस और ऑडिट में क्या फर्क होता है? ऑडिट तो होता है ना चीजें चेक करें, शो कॉज नोटिस का मतलब है वजह बताएं क्यों ना एक्शन लिया जाए। और आपने उसका क्या किया? रिप्लाई किया। रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं था तो कमिश्नर ने क्या इशू कर दिया? आज मैंने आपके सामने अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर बनाया हुआ है। आपने अपनी रिटर्न में इनकम कितनी बताई? 20। वो इंग्लिश में लिख के बताएगा, यू टोल्ड मी डेट योर इनकम इन द रिटर्न इज 20, आई स्टार्टेड योर ऑडिट, आई केम एंड देन आई टोल्ड यू डेट यू हैव पेड द पेनल्टी, सो आई एम नाउ एडिंग this penalty because this was not added by you. I am adding provision for doubtful debt. It is not your actual expense, so that's why your revised taxable income is 32। फर्ज करें अब आपने 20 से 32 इनकम हो गई तो अब आपको 12 पर टैक्स देना है। पे 12 टैक्स नहीं देना, पे टैक्स ऑन 12। अच्छा एक बात सुनिए, आज अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के साथ आपके घर डिमांड नोटिस भी आता है। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के साथ आपके घर क्या आता है? प्लस, प्लस ये दो चीजें आती हैं। डिमांड नोटिस का मतलब होता है टैक्स दें, टीका लगवाएं। तो जब काटा जाता है साथ क्या लगवाना पड़ता है? तीता, तीता नहीं तीता, टीका। अब आप क्या करें? अब आप कोई अच्छा सा टैक्स प्रैक्टिशनर हायर करें, कोई अच्छा सा लॉयर हायर करें और आप ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाएं और उससे कहें ये पेनल्टी मैंने तो गवर्नमेंट को नहीं दी, ये तो मेरी कोई और पेनल्टी है और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं है, ये तो एक्चुअल बैड डेट है, ये साबित करने की कोशिश करें। तो अब आप ग्राउंड्स ऑफ अपील फाइल करें। टैक्स पेयर विल प्रिपेयर ग्राउंड्स ऑफ अपील। और ये किसको जमा कराएगा? अगर केस 20 मिलियन से नीचे है तो कमिश्नर अपील को, अगर केस 20 मिलियन से ऊपर है तो एपलेट ट्रिब्यूनल को। अब वो ये कह रहे हैं आप अपील नहीं कर सकते जब तक कि आपने इस 20 लाख पर गवर्नमेंट को टैक्स जमा ना कराया हो। इस 12 लाख की बात नहीं हो रही, इस पे तो लड़ाई चल रही है, 20 लाख की बात हो रही है। तो कमिश्नर अपील को अपील करने की पहली शर्त यह है कि आपको, आप जिसको इनकम मान रहे हैं उस पर तो टैक्स जमा कराए ना, वो तो कराई दिया होता है वैसे 30 सितंबर को। जी बताएं। एन अपील कैनॉट बी फाइल्ड इफ द टैक्स पेयर हैज नॉट पेड द टैक्स along with return on 20 on 32
20। 32 का मसला नहीं, वो तो लड़ाई हो रही है उस पे। आपने किस पे टैक्स जमा करवाने हैं? 20 पे। अच्छा जी, अपील जमा कराने की रिक्वायरमेंट्स बता दें। अपील शैल बी इन द वेरीफाइड इन द, साइन हुए होंगे ना, वेरीफाई, स्टेट द ग्राउंड्स ऑफ अपील। इस पे क्या लिखे होंगे? ग्राउंड्स ऑफ अपील। और साथ आपने क्या जमा करानी होगी? फीस। अगर अपील अगेंस्ट एन असेसमेंट है, अगेंस्ट एन, जैसे सेक्शन 121 है, 122 है, तो फिर कंपनी के लिए फीस 5,000 है और इंडिविजुअल एओपी के लिए फीस इन अदर केसेस। इन अदर केसेस की मिसाल है आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दे दिया, यू आर डिक्लेयर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन रेजिडेंट। ओके जी, आगे चलें। इधर कंपनी के लिए फीस कितनी है और इंडिविजुअल एओपी के लिए? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आपको रिसीव हुआ ऑन 12 मार्च। टैक्स पेयर विल प्रिपेयर ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड फाइल टू कमिश्नर अपील बाय। अच्छा जी, डिमांड नोटिस भी आपको रिसीव हुआ 12 मार्च को। तो टैक्स पेयर विल प्रिपेयर ग्राउंड ऑफ अपील एंड फाइल टू कमिश्नर अपील बाय 30 डेज। 30 डेज जरा गिने 12 मार्च से। 12 मार्च को नहीं गिनना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ये कितने दिन हो गए? 19। 19 में 11 और डाल दें, कितने हो गए? 11 अप्रैल। एंड फाइल टू कमिश्नर अपील एंड शुड बी फाइल टू कमिश्नर अपील बाय 11 अप्रैल। चलें जी, जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया वो नोट करें। तो बताएं माय डियर, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आने के कितने दिनों बाद आपने अपील करनी है? गलत, कितने दिनों बाद? गलत फिक्र है मेरा। कितने दिनों के अंदर अंदर अपील करनी है? 30 दिनों में। चलें, आज क्लास के बाद मीनार पाकिस्तान धूप में बैठ के माल्टे खाएंगे। ये टाइम ही नहीं देते आप लोग। अच्छा, द अपील शैल बी फाइल्ड विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट्स।
If appeal relate to assessment or penalty. If appeal does not relate to assessment or penalty, you are declared representative of। अच्छा, जब आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दिया जाता है ना, तो आप उसके एजेंट समझे जाते हैं। तो इसमें अभी आपसे टैक्स नहीं मांगा जाता है, अभी पहले यह साबित किया जाता है कि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं भी या नहीं। और 121(22) में, अच्छा, जब आपको सेक्शन 121(22) का नोटिस आता है ना आपके घर, ये तो 122 है ना, जब 121(22) का नोटिस आता है ना आपके घर, तो असेसमेंट ऑर्डर आता है आपके घर, तो 7 डिमांड नोटिस भी आता है। लेकिन जब आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दिया जाता है, तब आपसे वो टैक्स नहीं डिमांड करता। अभी बस आपको कहता है कि मान जाओ तुम नॉन रेजिडेंट के क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव। और आपने जो खुशी खुशी में ऐसे ही उससे चाय पीते हुए बरकत मार्केट में बैठ के तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगाई होती है ना, सबसे पहले आपको वो दिखाता है, कहता है ये देखो, यहां से मुझे लग रहा है कि तुम नॉन रेजिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो। आपको, यार मैंने तो ऐसी शौक में लगा दी थी यार, खुदा का होकर यार, ये मुझे जॉन मिला था, मैंने तेरा दोस्तों पे रोब डालने के लिए बता दिया कि जॉन मेरा दोस्त है। कहते हैं बाहर निकल, तेरा जॉन निकालूं। जॉन निकालते निकालते जॉन ना निकाल लें। Shall be filed within the following time limits. अगर आपके घर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर या बेस्ट जजमेंट आएगा तो 7 डिमांड नोटिस आएगा। और अगर आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दे दिया गया तो फिर आपके घर डिमांड नोटिस नहीं आएगा। तो इट विल बी लॉन्ड विद द कमिश्नर अपील विद इन 30 days ऑफ सर्विस ऑफ डिमांड नोटिस। तो डिमांड नोटिस और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर एक ही दिन होता है। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जिस दिन आता है, साथ ही डिमांड नोटिस आता है। ये दिन डिमांड नोटिस से गिनने शुरू करने हैं। दिन कहां से गिनने शुरू करने हैं? और अगर आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दिया है तो फिर जिस दिन आपको ऑर्डर सर्व हुआ है, फिर डिमांड नोटिस नहीं आएगा आपके घर, फिर आपको क्या आएगा? बस ऑर्डर। हम ऑर्डर देते हैं कि आप नॉन रेजिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप उसे बरकत मार्केट में चाय पिलाते हुए पकड़े गए थे। हाँ, क्या चीज? वो तो रेजिडेंट को वैसे ही पकड़ लेते हैं, उसकी क्या मतलब? इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ अपील्स की इजाजत है या नहीं है? है, कोई मसला नहीं। इलेक्ट्रॉनिकली अपील फाइल कर दें आप, मैनुअल जाके ना करें। कमिश्नर भी मैं ना 30 दिन में नहीं आ सका। मैं 30 दिन में नहीं आ सका। मैं 10 अप्रैल को आ रहा था तो रास्ते में काला कब्बा मेरा रास्ता काट गया, काली बिल्ली भी आ गई। मैं वापस घर चला गया। फिर मुझे नींद आई, फिर 2 दिन बाद आंख खुली। कमिश्नर भी मैं 30 दिन में नहीं आ सका, खुदा के लिए मेरी अपील सुन लो कमिश्नर अपील। मैं एडमिट एन अपील आफ्टर 30 days। ठीक है भाई, इफ अ गुड कॉज इज शोन। अगर कोई मुनासिब वजह आपने बता दी है तो आप 30 दिनों बाद भी अपील कर सकते हैं। कोई नहीं, इंसान है आप। क्या आप इतने भी क्या है कि 11 अप्रैल तक ही आना है? कभी कोई मसला होगा तो कमिश्नर अपील को कहें भाई नहीं आ सका, वो कहेगा ठीक है यार नहीं आंदा। अच्छा, इसके लिए लेकिन आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जिसमें आप लिख के बताएंगे यार ये मसला पड़ गया था और ये मेरी वीडियो है, देखो मैं निकल भी पड़ा था घर से। तो बट उसके बाद बस फिर मैं क्या बताऊं। अब जी कमिश्नर अपील आपको बुला लेगा। तो कमिश्नर अपील, अब सुनने भाईजान, होने क्या लगे, आप कहानी में इंटरेस्ट डेवलप करें। कमिश्नर अपील शैल गिव नोटिस ऑफ द डे ऑफ हियरिंग टू द एप्लेंट एंड कमिश्नर। कमिश्नर अपील अब तारीख देगा। तो आपने सुना नहीं, कोर्ट वालों ने तारीख दे दी है, तारीख पड़ी हुई आज मेरी। पता नहीं किन लोगों के साथ रहते हैं आप लोग, ऐसी बातें ना सुना करें। अच्छा, इसी हरकत ही ना कि अच्छा, तो कई दफा ऐसा होता है कि फिर कमिश्नर अपील दिन बताएगा कि टैक्स पेयर तुम और कमिश्नर मेरे दफ्तर आ जाना, घर ना आना। कमिश्नर अपील शैल गिव नोटिस ऑफ डे ऑफ हियरिंग टू द एप्लेंट एंड द कमिश्नर। हो सकता है कमिश्नर अपील एडजॉर्न कर दे हियरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनको बुलाए और बुला के कहीं नहीं यार
मैं जरा जो है वो मोबाइल पे कोई गेम खेल रहा हूं, तो मे डिले द हियरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, बुला के बिस्त करके भेज दे, नहीं यार अभी नहीं, मैं बिजी, को टाइम है आने का। अच्छा जी, भाई की बातें इग्नोर करें आप। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको कितनी चीजों पे एतराज है? 2, लेकिन ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाते हुए ये चीज डालना आप भूल गए थे। तो ग्राउंड्स ऑफ अपील आप जमा करा के आ गए 11 अप्रैल को, जिसमें आप ये चीज डालना भूल गए थे। आपने कहा कि ये पेनल्टी मैंने गवर्नमेंट को पे नहीं की, प्लीज मेरी बात मान जाओ। ये दूसरी बात आप डालना भूल गए थे, लेकिन बाद में आपको ख्याल आया कि मुझे ये बात भी डाल देनी चाहिए थी। ठीक है, जैसे अब्बू आपकी और भाई की लड़ाई रिजॉल्व कर रहे हो कि जो है वो ये बाहर खेलने गए थे, तो लड़ाई दोनों में से किसने शुरू की? लड़ाई तो पता है आपने ही शुरू की, तो लड़ाई दोनों भाइयों में से किसने शुरू की? तो उसमें आप कोई और मसला भी लेके आ जाए कि ये मेरा कैलकुलेटर भी लेके भागा हुआ है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्राउंड ऑफ अपील था ही नहीं उसको भी बीच में डाल दिया जाए बाद में? कहते कोई मसला नहीं, जेन्युइन सी बातें, इंसान है, भूल जाते हैं, कोई मसला नहीं। द कौमी अपील में अलाउ एप्लेंट टू फाइल एनी न्यू ग्राउंड। न्यू ग्राउंड का मतलब ये नहीं कि कोई तीसरा ग्राउंड इनके अलावा, क्योंकि मसला ही ये है 20 से 32 पे जाने का। तो ये ग्राउंड ऑफ अपील में आपने डाल दिया था, ये डालना भूल गए थे, तो कोई मसला नहीं, ये भी आप डाल दें। द कमिश्नर अपील में बिफोर हियरिंग एन अपील, लेकिन अपील सुनने से पहले उसके कमरे में चले जाइएगा। सर आज डेट है हमारी, हियरिंग है 10 बजे का आपने टाइम दिया, 9 बजे उसके बाद चले जाइएगा, यार ये मसला भी है बीच में असल में। मे अलाउ एन अपीलेंट टू फाइल एनी न्यू ग्राउंड इफ ही इज मुतमईन दैट इट वाज नॉट विलफुल। आप उसको साबित कर दें कि ये विलफुल नहीं था, यानी कि इरादी तौर पे नहीं था, बस भूल से हो गया। अब अपील का माय डियर फैसला सुनाने से पहले कमिश्नर अपील में बिफोर डिसाइडिंग एन अपील कॉल द पर्टिकुलर्स एंड मेक फर्दर इंक्वायरी थ्रू कमिश्नर। फैसला सुनाने से पहले कमिश्नर अपील 2 काम करेगा, आपसे रिकॉर्ड्स मंगवाएगा आपके, और कमिश्नर से इंक्वायरी भी करेगा, फिर केस डिसाइड कर देगा, बस। अच्छा, केस अरूज पे चल रहा था, कमिश्नर बढ़ बढ़ के कमिश्नर अपील को अपने दलाइल दे रहा था, ऐसे ऐसे उसके पास जाके, तीनों में दसना, हले दसना में, पूछांगा तीनों में, बाहर निकल तू। कमिश्नर, अब ये कमिश्नर है, ये कौन है? कमिश्नर है, झूले झूले मुन्ने काके झू, तो ये कमिश्नर है। तो कमिश्नर बढ़ बढ़ के कमिश्नर अपील को क्या पेश कर रहा था? दलाइल पेश कर रहा था कि ये बात है, ये बात है, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, ये है वो है, ये है वो है। तो ऐसी सूरत में टैक्स पेयर ने कहा जरा साइड हो, टैक्स पेयर की रूह बाहर निकली। टैक्स पेयर ने कहा कि बाजू बनाई नहीं थी शायद उसकी, तो टैक्स पेयर ने कहा मेरे पास एक सबूत है, मेरे पास एक, सर मैं आपको दूंगा, मैं आपको ये सबूत देने लगा, इसके पास तो आराम से जाएंगे, सर मैं आपको सबूत देने लगा हूं, तू फारिग हो जाएगा। तो कौमी अपील सबूत देने लगाए। ये हाइब्रिड में बैग में कुछ ना ढूंढने, बड़ी क्रिटिकल बात चल रही है। तो कौमी अपील को क्या देने लगाए? सबूत। इसने फौरन सबूत निकाला और सफा पेश कर दिया कमिश्नर अपील को कि कमिश्नर अपील ये सफा है, मैं आपको साबित करता हूं कि ये पेनल्टी मैंने गवर्नमेंट को पेश नहीं दी। तो इसने फौरन सबूत निकाल के दिखा दिया। अब कमिश्नर अपील भी और टैक्स पेयर भी हैरान है कि यार ये सफा कहां से आ गया। सबसे पहले तो कमिश्नर ने एतराज किया कि बेटा ये सफा आपको मुझे दिखाना चाहिए था बहुत पहले। कमिश्नर ने एतराज किया कि यह सफा आपको मुझे बहुत पहले दिखाना चाहिए था,
मैं आपका ऑडिट करने आया था, मैंने आपको शो कॉज नोटिस इशू किया था, आपने मुझे रिप्लाई किया था, फिर जाके आपको अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आया है। इतना अरसा जो है वो, और आपको पता है शो कॉज नोटिस और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के दरमियान 180 दिन थे आपके पास। 180 दिनों में आपको डेथ पड़ रही थी कि आप ये सफा लाके मुझे ना दिखाते। इससे अल्फाज जिंदगी में बोलने, तो 180 दिनों के अंदर आपको जो है वो क्या तकलीफ थी कि आप ये सफा लाके मुझे नहीं दिखा रहे थे? अगर ये सफा लाके मुझे दिखा देते तो मैं यहां से इस केस को आगे ही ना लेके जाता। सफा दो, सफा वो वाला सबूत वाला सफा दो। तो कमिश्नर अपील ने इस सफे को उठा के ये फेंका, ये पकड़ अपना सफा टैक्स पेयर, ये रहा तेरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हम तेरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मानते क्योंकि तूने कमिश्नर अपील को ये सफा पहले नहीं दिखाया था, और तूने कमिश्नर को ये सफा पहले नहीं दिखाया था, तो इसलिए कमिश्नर अपील ने कहा मैं इस सबूत को नहीं मानता। The commissioner appeal shall not accept any documentary evidence which was not produced before the कमिश्नर अपील उस सबूत को नहीं मानेगा जो किसके सामने पेश नहीं किया गया था। सर जी आपकी बात ठीक है, लेकिन ना मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये टैक्स पेयर है, किसी को भूल गया हो तो, कमिश्नर अपील हमने नहीं बनाया। सर वो ना मुझे बहुत रोना आ रहा है ये बताते हुए कि आज जब बेगम ने कहा कारपेट उठा के सफाई करनी है सरताज आपने, तो जब मैंने कारपेट उठाया तो उसकी थली से ये सफा मिला। ओए कमिश्नर अमीन ने कहा हाथ सट्टू भी मेरी बरादरी है। ओह यार कीर है यार, माशाल्लाह। बिलो लग के रहने बीबी के, अल्हम्दुलिल्लाह, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, दैट इज द रियल शो। ओके, लोगों की बातों में नहीं आया करना। तो यू आर द रियल मैन ऑफ दिस वर्ल्ड। कमिश्नर भी हंसो हंसो, तुम लोग एंजॉय करो, हम भी उसी बरादरी के। कोई नहीं यार, कोई नहीं यार, सावला सफा वापस लाओ यार, सफा वापस लाओ यार, सफा वापस लाओ, टेप लाओ यार, टेप लाओ यार, जोड़ो यार, जोड़ो जोड़ो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। However he may accept, however he may accept, if there was a reasonable cause। अगर कोई रीजनेबल कॉज थी तो फिर कोई मसला नहीं। रीजनेबल कॉज मैंने आपको बता दिया, अभी कोई रीजनेबल बात नहीं थी, कारपेट उठा के सफाई जेन्युइन सी रिक्वेस्ट है बेगम की, वी मस्ट एंटरटेन। अच्छा जी, हमने नहीं करना और किसने करना है? शोरों की बात कर रहा हूं। हाउएवर ही मे एक्सेप्ट इट इफ देयर वाज अ रीजनेबल कॉज। क्या कह रहे हैं? बहरहाल भाई आप माशाल्लाह अच्छे शोर बनिएगा, जो चीज़ बेगम जिस तरह जैसे कहे वैसे करना बस, लेकिन उसमें अल्लाह नाराज ना हो, बस ये बात सामने रखनी है। ऑब्वियसली बेगम तो आप ऐसी चॉइस करेंगे नहीं जिसको अल्लाह नाराज करने वाली बात करें, लेकिन जो जैसे कहे, जिस वक्त कहे, जिस तरह कहे वैसे करना है। ठीक है, ये मर्द हजरात पहले सफ़े पे लिख लें रजिस्टर के, फिर आगे चलते हैं। नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन मर्द वो हैं जिनका सलूक औरतों से अच्छा है। चलें जी, डॉक्टर अब्दुल हई साहब हैं, मुफ्ती तकी इस्माइल साहब ने अपनी किताब में लिखे 50 साल की शादी की ज़िंदगी हो, कहते हैं कभी बीवी से मिजाज बदल के बात नहीं की, कभी, नेवर। ओके जी, आगे चलें। हाँ, अब ये रिवाइज करें इसको, फ्यूचर की बातें बाद में करेंगे, रिवाइज करें इसको। प्रोसीजर इन अपील, प्रोसीजर इन अपील। बस जिंदगी में किसी को ना सीधा करने की कोशिश ना कीजिएगा। मैं सीधा करता हूं, मैं तुम्हें एहसास दिलाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। मोहब्बत दें लोगों को, चलो खुद ही सीधे। अच्छा, मोहब्बत दें लोगों को। अच्छा माय डियर, रिवाइज करें। कौमी अपील क्या करेगा? नोटिस ऑफ डे फॉर हियरिंग देगा। उसके बाद बताएं ना, उसके बाद
मे adjourn the hearing, may allow appellant to file any new ground, call the particulars before decision, shall not accept any documentary evidence। तो ये भाई मेन बातें मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, इनको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो पॉइंट 1 में क्या, 1A और 1AA आपको नहीं पढ़ाया मैंने। 1 में क्या कह रहे हैं, नोटिस ऑफ डिले। पॉइंट 2 में क्या कह रहे हैं, डिले कर दें। पॉइंट 3 में क्या कह रहे हैं, उसे नया ग्राउंड जमा कराने दें, कोई मसला नहीं, इसमें क्या मसला, इंसान है भूल गया होगा ग्राउंड जमा कराना। पॉइंट 4 में क्या कह रहे हैं, अपील डिसाइड करने से पहले पर्टिकुलर्स मंगवाएं, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कमिश्नर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और न्यू ग्राउंड ऑफ अपील मिक्स तो नहीं हो जाएगा आपका, इन दोनों चीजों को मिक्स ना कीजिएगा। ये बात अलग है फाइल एनी न्यू ग्राउंड, और ये बात अलग है नॉट एक्सेप्ट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इन दोनों बातों में क्या फर्क है। मैं ये कहा था कि जब आप अपील कर रहे हो कमिश्नर अपील को और ये वाला ग्राउंड जमा कराना भूल जाएं तो बाद में जमा करवा सकते हैं। और अगली बात मैंने ये की है कि दौराने केस आपने कोई सबूत देना है तो वो सबूत कमिश्नर अपील एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि आपने वो कमिश्नर को ना दिखाया हो। और अगर आप कहें कि यार कमिश्नर को मैं इस वजह से नहीं दिखा सका, वो सफाई गुम गया था, तो फिर आप दिखा सकते हैं, कोई नहीं, फिर वो एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा। तो देखें कितने सख्त अल्फाज उसने इस्तेमाल किए, शेल नॉट एक्सेप्ट, लेकिन नीचे जाके हाईलाइट करें बड़ा सा, मे एक्सेप्ट भी तो लिखा हुआ है। चलें जी, क्लोज करें इस बात को, 5 मिनट लगाएं। कमिश्नर अपील आज फारिग हुआ, कमिश्नर अपील का जी फैसला आ गया माय डियर। भाई केस को तो क्लोज कर दें, अब लड़ाई हो रही थी, फैसला तो सुना दें। इन डिसाइडिंग द अपील, कमिश्नर अपील में, इट इज जस्ट कहानी, ये कोई असेसमेंट्स की तरह टेक्निकल बातें नहीं है, अपील थोड़ी सिंपल सी बात है। इन डिसाइडिंग द कहानी, द कमिश्नर अपील में मेक एन ऑर्डर, कमिश्नर अपील में मेक एन, हाँ तुम्हारी इनकम 32 लाख ही है, तो याद है 20 और 32, 20 और 32, तुम्हारी इनकम 32 लाख ही है। कैंसल, जो काम कमिश्नर ने किया है मैं वो कैंसल करता हूं। मे मेक एन ऑर्डर टू कैंसल द असेसमेंट ऑर्डर इशूड बाय कॉमी। इससे तो बड़ा खुश हो जाएगा वो, इसका मतलब है तुम्हारी इनकम अल्लाह का शुक्र है 20 ही है जितनी तुमने कही थी। वैसे कमिश्नर 20 से लेके किस पे गया था, 32 पे। मे कंफर्म द असेसमेंट ऑर्डर, बोलें मे कंफर्म द असेसमेंट ऑर्डर। असेस में भी डबल एस नहीं आता, डबल एस आता है ना। इशूड बाय, वही लाइन में दोबारा लिख रहा हूं, इशूड बाय। मॉडिफाई का क्या मतलब है, ना 32 ना 20, बीच बीच में। मॉडिफाई में 2 ऑप्शंस हैं मिसाल के तौर पे, या 30 या 22, यानी कुछ उसके हक में फैसला कुछ उसके हक में। नामे आबी नामे खाकी, इधर तो आबी बन गया था, इधर खाकी बन गया था, इधर नामे आबी नामे खाकी। तो मिसाल के तौर पे 22, टीपी कहां खुश होगा, टीपी, टीपी हैप्पी और टीपी सैड। तो माय डियर 3 किस्म के फैसले आ सकते हैं, ऊपर से मिला के पढ़ें। इन डिसाइडिंग द अपील, द कॉमी अपील मे मेक एन ऑर्डर टू कंफर्म, मे मेक एन ऑर्डर टू मॉडिफाई, और मे मेक एन ऑर्डर टू कैंसल। व्हाट वो मैंने आगे लिख दिया, द असेसमेंट ऑर्डर, वो मैंने आगे लिख दिया, द असेसमेंट ऑर्डर आफ्टर एग्जामिनिंग द एविडेंस। इन एनी अदर केस, भाई ये तो सेक्शन 121 और 22 वाली है ना। इन एनी अदर केस का क्या मतलब है, यू आर डिक्लेयर्ड, अब पूरी बात लिख दूं या ये बस गुजारा चल जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव से गुजारा चल जाएगा,
इन एनी अदर केस बार बार लिख लेना। तो इससे क्या मुराद है, यू आर डिक्लेयर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। इसमें क्या फैसला सुनाएगा, बोले ना, हैज ही थिंग्स फिट, यानी अगर लग रहा है तो ठीक है ओके कर देगा, नहीं है तो नहीं, हैज ही थिंग्स फिट, जो मुनासिब लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कमिश्नर अपील का फैसला आया, तुम्हारी इनकम 35 है। पागल हैं आप, दिल में कह रहा होगा टैक्स पेयर कमिश्नर अपील से, दीवाने आप। मैं कराने आया था बत्ती को बी, मैं बत्ती को बी कराने आया था और आपने बत्ती को 35 कर दिया। दीवाना मैं, पागल हूं मैं टैक्स जमा कराऊं, मैं नहीं आऊंगा आइंदा आपके पास। मैं 32 को 20 कराने आया था, आपने उसको उठा के 35 कर दिया। उसने कहा यार मैं क्या करता, ये फिगर 5 की है, ये फिगर ही तुम लोगों ने गलत लिखी हुई है, मेरा क्या कसूर है इसमें। वो तो कमिश्नर बोंगा था, उसको ये फिगर ही नहीं पता चली। अब लॉ मेकर ने ये सवाल उठाया, क्या कमिश्नर अपील, हाइब्रिड वालों, क्या कमिश्नर अपील टैक्स पेयर के साथ ये कर सकता है? कर सकता है, कहता है करो, लेकिन उसका ना थोड़ा सा पहले बता देना, चीनी मीनी मैं करने लगा हूं, करने से पहले थोड़ा सा उसको बता देना मैं करने लगा हूं, यानी साथ वाले को चुटकी काटने से पहले बता देना कि मैं काटने लगा हूं, उसकी बॉडी मेंटली प्रिपेयर हो जाए। नहीं, कमिश्नर अपील के पास ही गए हैं ना, तो उसी ने करना है। हाँ उसमें नहीं था ऐसा। द कमिश्नर अपील कैन ओनली इंक्रीज एन असेसमेंट और रिड्यूस अ रिफंड। इंक्रीज का मतलब है अब फैसला 32 पे नहीं आया, बल्कि मिसाल के तौर पर अगर फिगर याद है आपको तो 35 पे फैसला आ गया। कमिश्नर अपील कैन ओनली इंक्रीज द असेसमेंट इफ ही हैज प्रोवाइडेड, यार एप्लेंट कौन है, अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज। उसको शो कॉज नोटिस भेजें कि यार मादरत, ऑब्वियसली फिर उसका रिप्लाई सुन लें, अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो 32 को 35 कर दें। बोले 32 को 35, 32 को 35, ऊंची ऊंची बोले, घर में बैठे हैं 32 को 35, 32 को 35, लेकिन पहले शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। बोले कोई आके पूछेगा 32 को 35 क्या मतलब, आपने उसको बताना है कि हमने अपील की थी कि 32 को बी करो, 32 को क्या करो 20 करो, और उसने 32 को, तो 32 को 35 कर सकता है कमिश्नर अपील। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि अगर कभी ऐसा हो कि फैसला आया है एओपी के खिलाफ, तो कमिश्नर अपील कमिश्नर को इजाजत देगा कि अब आप पार्टनर्स की इनकम्स भी रिवाइज कर दो, क्योंकि आपको पता है एओपी के न्यूमेरिकल के बाद पार्टनर का न्यूमेरिकल होता है और एओपी की टैक्सेबल इनकम डिविजिबल इनकम वाली कैलकुलेशन में जाती है। तो बताएं किसकी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट की वजह से किस पर फर्क पड़ता है? एओपी के न्यूमेरिकल की टैक्सेबल इनकम डिविजिबल में जाती है, वहां से पार्टनर्स को फर्क पड़ता है। तो इसलिए जब कभी फैसला सुनाया करेगा कमिश्नर अपील किसके खिलाफ? एओपी के खिलाफ, तो कमिश्नर को इजाजत देगा अब आप फैसला सुनाओ किनके खिलाफ? पार्टनर्स के खिलाफ। सुहेल खालिद काजी वाला न्यूमेरिकल याद है? अच्छा, इफ आफ्टर डिसीजन ऑफ अपील, किसका फैसला आ गया? अपील का फैसला आ गया। ये कौन फैसला सुनाता है? कमिश्नर अपील। मेरे साथ है ना सुबह से, ये किसने फैसला सुनाया है? If after decision of appeal any change is made in the assessment of or a new assessment of AOP is ordered, change हुई है या न्यू इशू करनी पड़ी है, the कौमी अपील shall authorize commissioner, कौन किसको इजाजत देगा? कौमी अपील कमिश्नर को इजाजत देगा to amend the assessment of partners, to amend the assessment of partners of AOP also। समझ आई नहीं समझ आई? किसका न्यूमेरिकल बदला है उसकी वजह से पार्टनर्स का भी बदलेगा। इन दिस केस जनरल टाइम लिमिट्स विल नॉट अप्लाई। जनरल टाइम लिमिट्स कहां लिखी हुई थी? सेक्शन 122 में। जनरल टाइम लिमिट्स नहीं लगेंगी, इसमें खुला टाइम है, कोई मसला नहीं।
इसका मतलब मैं आपको बता दूंगा, बस हल्का सा याद कर ले और ये सेक्शन खत्म करें, क्योंकि हमने पास पेपर के थ्योरी के सवाल करने हैं और आज सारा जो पढ़ा है उसको रिवाइज भी करना है। अच्छा भाई, कमिश्नर अपील ने अपना फैसला सुनाना है विद इन 120 डेज। तो कमिश्नर अपील को जब हम अपील कर देंगे तो इसने कितने दिनों में फैसला सुनाना है? अच्छा, हम कब तक अपील कर सकते हैं? 90 डेज। तो 90 डेज आज ऐसी चीज थी जो कहीं और थी, वो पढ़ाई नहीं थी। आज हम कितने दिनों में अपील कर सकते हैं? कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। हम कितने दिनों में अपील कर सकते हैं? 30 डेज। अच्छा, ये लंबी कहानी है, कभी आप आएंगे तो मैं आपको ये कहानी कराऊंगा। कहानी ये थी कि 30 जून की रिटर्न हमने 30 सितंबर तक जमा करानी है। जब हमने जमा करा दी तो उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 5 साल के अंदर वो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू कर सकता है। कहानी याद है ना? और उस अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के डिमांड नोटिस के 30 दिन के अंदर हम अपील कर सकते हैं। मजा आ रहा है या दोबारा बता दिलवाऊं? साल खत्म होने के 30 दिन, 3 महीनों में हमने रिटर्न जमा करानी है। हमने जिस साल रिटर्न जमा करा दी वो अज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर बन गया। उस साल के आखिरी दिन से 5 सालों के अंदर वो लोग अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कर सकते हैं। अगर उन्होंने अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कर दी तो आज हमने पढ़ा है कि 30 दिनों में हम अपील कर सकते हैं। अब अगर हमने अपील कर दी तो कमिश्नर अपील ने कब फैसला सुनाने, उसके लिए मेरे पास तशरीफ लाएं। एज्यूम टीपी फाइल्ड, और बोले ना टीपी फाइल्ड अपील ऑन 9 अप्रैल। आप बताएं, CIRA शुड डिसाइड बाय, जल्दी बताएं, 120 दिन गिने कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर पे लिखें 30 माइनस 9, 30 माइनस 9, 21 दिन अप्रैल के डालें और मई के, जून के, आगे जुलाई के बैलेंसिंग निकाल लें मेरे ख्याल से। नहीं, जुलाई के भी डालने पड़ेंगे, सॉरी, हाँ जुलाई के भी डाल दें। अगस्त के बैलेंसिंग निकालें 7। देखिए ना, पेपर में वो सवाल पूछेगा कमिश्नर अपील का फैसला सुनाया, आपने कहना 7 अगस्त तक। अच्छा, पूरी कहानी पता चली है? मजा आया आज? हमने कितने महीने में रिटर्न जमा करानी है? 3 महीने में, 30 सितंबर तक। उन्होंने कब तक अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट करनी है? 5 साल। और हमने फिर कब अपील करनी है? 30 दिन। और कमिश्नर अपील ने कब फैसला सुनाने? यार पहले मुझे ये बताएं, ये 120 दिन वाली बात अभी कहां लिखी हुई है? सेक्शन 129 के 4 में। एक्सेलेंट, सेक्शन 129 के 4 में। ये पेज 353 पे आप लोगों ने नोट कर लिया? बोलें कर लिया? रहे हैं वाली ऑप्शन तो मैंने नहीं दी थी। तो कल सुबह फजर से पहले हम कोशिश करेंगे आपको होमवर्क के न्यूमेरिकल बता दें। चलें, आज रात को ही भेजने की कोशिश करेंगे। आप याद करा दोगे मुझे? ये याद करा देगा? आज रात को इनको न्यूमेरिकल्स भेजने हैं। कितने कर लें? 10, 10, 12, 3, 4 सेल्स टैक्स के और 3, 4 इनकम टैक्स के। भाई ये आखिरी इतवार है, उसके तो अगले इतवार आपने घरों में होना है, तो फिर कुछ कर लेंगे कुछ, यानी कि फिर आप बस अब। अच्छा जी, चले भाई पढ़ें। आफ्टर डिसीजन, डिसीजन। अच्छा भाई, किसने डिसीजन सुनाया है? कमिश्नर अपील ने। को बोंगी ने मारिएगा, इधर से जूता आएगा डायरेक्ट हाइब्रिड में। आफ्टर डिसीजन, कमिश्नर अपील shall specify the amount of tax upheld
and serve the order to appellant and commissioner. इसको ब्रैकेट में लें। इसके अलावा पढ़ें, समझ आ रहे हैं? और यार इसके अलावा पढ़ें, समझ आ रहा है? किस किस को फैसला सुनाएंगे? एक कॉपी अमेरिका के सदर को भेज दें, एक कायदे आजम के मिजार पे रखाएं। नहीं, ये तो मुनासिब नहीं। एक इकबाल को, आफ्टर डिसीजन द कमिश्नर अपील शेल सर्व द ऑर्डर टू appellant एंड कमिश्नर। ब्रैकेट वाली छोड़ें बात अभी। द कमिश्नर अपील विल पास एन ऑर्डर विद इन 120 days ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय फर्दर। इसका क्या मतलब होता है यार? कमिश्नर अपील का भी जवान हो सकता है उसकी अपनी शादी आ जाए बीच में। कमिश्नर अपील इंसान है ना, ये गधा है, इंसान है। तो अगर कमिश्नर अपील की शादी अपनी आ गई बीच में और कमिश्नर अपील को बेगम ने कहा कुछ दिन बाहर नहीं निकलना, बस 5 नमाजें पढ़ा करो, वो भी मैं सिक्योरिटी कैमरे से देख रही हूँ तुम्हारा आना जाना। तो बेगम ने कहा जरा महीने में इसको सेट कर दूं एक ही दफा। तो अब वो कमिश्नर अपील कभी सुस्ती करता था, फजर नहीं पढ़ने जाता था, बेगम मिल गई अल्लाह वाली, उसने फिर सेट किया उसको। तो नहीं, वो सुबह शाम उसने चाय पेश की, उसकी पसंद की चीजें बनाई, दिल जीत लिया और वो चला गया। वो डांटने से तो नहीं होता ना, ठीक है? दोनों पार्टियों को समझाना है। इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय फर्दर 60 days। इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय फर्दर 60 days। ये तो मैंने तो औरतें सुना है रोती हैं अल्लाह के सामने कि हमारे शोर फजर घर में पड़े हैं, तो बड़े अफसोस की बात है। इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय फर्दर 60 days। फॉलोइंग टाइम विल नॉट बी काउंटेड इन above days। एडजॉर्नमेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ appellant। कौन कितने दिन में फैसला सुनाना चाह रहे? कमिश्नर अपील 120 दिन में फैसला सुनाना चाह रहे, लेकिन टैक्स पेयर कहीं चला गया है, तो फिर कमिश्नर अपील कैसे फैसला सुनाए? और पोस्टपोनमेंट ड्यू टू एडीआरसी। एडीआरसी हम अगले सफों में पढ़ेंगे। वो कहते हैं तो अभी पढ़ा देता हूं, नहीं बता देता हूं इसका क्या मतलब है। पूछें इसका मतलब बताएं सर। चलें जी, आ जाए फिर एडीआरसी पढ़ते हैं आज। तो बस ठीक है। अब याद यार करना कुछ भी नहीं है, अभी याद करें। अब अभी याद करें इधर बैठ के। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू में मैं याद करा देता हूं, अंग्रेजी आप कर लीजिएगा। ये इतना सा कर लेते हैं। बचपन में नहीं आते थे, ये उर्दू में लिखा होता था, उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करें। किस क्लास में सीखा था? 9th में। वो तो आप माशाल्लाह तजर्बाकार हैं, इसमें क्या मसला है। तो कमिश्नर अपील को आपने कौन से केसेस लेके जाने हैं? 20 मिलियन या उससे कम, और एपलेट ट्रिब्यूनल के पास 20 मिलियन से ज्यादा। वैल्यू ऑफ असेसमेंट का मतलब है नेट इंक्रीज या टोटल फिगर? नेट इंक्रीज। अगर आप कमिश्नर अपील के पास चले गए हैं और आपको उसके फैसले के पे एतराज है तो डायरेक्ट कहां जाए? हाई कोर्ट। और अगर एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले पे एतराज है तो डायरेक्ट कहां जाए? हाई कोर्ट। जो केसेस कमिश्नर अपील के पास 31 दिसंबर 24 से पुराने फंसे हुए हैं और 20 मिलियन से ज्यादा वाले हैं, वो अब कमिश्नर अपील के लेवल के नहीं रहे, उनको किसके पास ले जाएं? एपलेट ट्रिब्यूनल। सेक्शन 133 कल हम पढ़ेंगे, 132 उसमें देख लेंगे एपलेट ट्रिब्यूनल ने कितने अरसे में फैसला सुनाने, क्योंकि ये दिन कुछ लोग यूज कर रहे थे, ये दिन मैंने अभी नहीं पढ़ाए। अगर आपको कमिश्नर या ऑफिसर, ये भी याद रखिएगा, कमिश्नर के सबॉर्डिनेट भी फैसला सुनाते हैं, अगर आपको कमिश्नर या ऑफिसर के इन फैसलों पर एतराज है और ये 20 मिलियन से कम टैक्स वाले हैं, तो आप किसके पास चले जाएं? लेकिन कमिश्नर अपील के पास आप जा नहीं सकते जब तक कि आपने इस 20 लाख पर टैक्स जमा ना कराया हो। कमिश्नर अपील के पास जाने का तरीका यह है कि आपने एक जैकेट पहननी है, एक बॉडी स्प्रे जेब में रखना है और साथ आपने एक मरुंडा जेब में रखना है, और इसके बाद आपने कुछ रोकड़ा पैसे जेब में रखने हैं, और 30 दिनों के अंदर अंदर आपने चले जाना है। अगर 121 और 122 के खिलाफ जा रहे हैं तो डिमांड नोटिस के 30 दिनों में, और अगर आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दिया है तो फिर ऑर्डर के 30 दिनों में। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की भी ऑप्शन अवेलेबल है। कमिश्नर अपील एडमिट कर सकता है 30 दिनों के बाद भी, अगर कोई गुड कॉज आप शो कर दें। कमिश्नर अपील आपको दिन दे देगा, दिन देने के बाद आके झंडी करा देगा कि मैंने अभी बिजी हूं। कमिश्नर अपील कोई और ग्राउंड भी आपको जमा कराने दे सकता है अगर कोई मुनासिब वजह हो, और कमिश्नर अपील ऐसा एविडेंस भी आपसे ले सकता है जो आपने कमिश्नर को ना दिखाया हो, लेकिन इसके लिए आपको बताना पड़ेगा यार क्या वजह हुई थी। डिसीजन इन अपील।
कमिश्नर अपील या तो कह सकता है कि आप 32 लाख ही आपकी इनकम है, सॉरी, या आपकी इनकम 20 लाख ही है। खुशी की खबर है टैक्स पेयर आपके लिए, खुशखबरी आई है आपके यहाँ, जिसको आप लोग कहते हैं टैक्स पेयर, खुशखबरी आई है आपके यहाँ। और मॉडिफाई मींस दरमियान में। लेकिन अगर आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करा दिया, फिर जो ऑर्डर मुनासिब समझे। कमिश्नर असेसमेंट बढ़ा भी सकता है और रिफंड कम भी कर सकता है, यानी 32 को 35 पे भी लेके जा सकता है। लेकिन इससे पहले टैक्स पेयर को क्या देना पड़ेगा? अगर एओपी की असेसमेंट चेंज होगी तो कौन किसको इजाजत देगा? कमिश्नर अपील कमिश्नर को इजाजत देगा कि अमेंड कर दे मेंबर्स की भी एओ। आफ्टर डिसीजन कमिश्नर अपील, ये काट दें, आफ्टर डिसीजन कमिश्नर अपील शैल सर्व द ऑर्डर टू टैक्स पेयर एंड कमिश्नर, एंड कमिश्नर अपील विल पास एन ऑर्डर विद इन। और अगर कमिश्नर अपील ही बिजी हो गया तो और कितने दिन ले सकते हैं? 60 डे। इन 120 या 60 दिनों में वो दिन नहीं गिने जाएंगे जिन दिनों में टैक्स पेयर ही गायब है और नजर नहीं आ रहा, या पोस्टपोनमेंट ड्यू टू एडीआरसी। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, अगर आपने, माय डियर इधर देखें, अगर आपने कमिश्नर अपील को अपील कर दी है और कमिश्नर आपको जिद कर रहे हैं कि यार अपील करना अपनी जगह, वो तो आपने इसके खिलाफ किया है, मुझे तो डिमांड नोटिस वाला टेक्स्ट तो दे दो ना, बाद में तुम्हें वापस कर दूंगा अगर तुम जीत गए तो क्या अगर मैं कमिश्नर अपील के पास अपील कर दूं और मुझे पता है कि 120 दिन बाद उसका फैसला आना है या 120 दिन के अंदर उसका फैसला आना है, तो क्या इन दोनों में कमिश्नर मेरे से टैक्स मांग सकता है? लॉ मेकर ने कहा हाँ, कमिश्नर आपसे ये टैक्स मांग सकता है 12 लाख पे। मैंने तो अपील की हुई है। कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं टैक्स पेयर अगर कमिश्नर अपील के पास अपील कर दे और इसको पता है कि 120 दिनों में फैसला आना है, फिर भी कमिश्नर इसके पीछे पड़ा रहता है, पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो, ये कहेगा यार उसका फैसला तो आने दो। ओहो, फैसला इसका 4 महीने में आना है, 4 महीने में पता नहीं कितने लोग जो है वो ब्याह जाते हैं और पता नहीं क्या क्या हो जाता है 4 महीने में। तो कितने लोगों के यहाँ खुशखबरियां आ जाती हैं, कितने लोगों के यहाँ क्या क्या हो जाता है। तो 4 महीने में तो पता नहीं जमीन आसमान का कहां से किलाबें, 4 महीने में लोग पूरी दुनिया की सैर करके आ जाते हैं। तू कह रहे 4 महीने में इंतजार करूं, चल पैसे दे। टैक्स पेयर ने कहा ये क्या तरीका है यार, सॉरी भाई चल बाहर निकल, मैं नहीं पैसे देने। तो लॉ मेकर कहता है ठहरो, क्या मसला है? सर मैंने अपील की हुई है कमिश्नर अपील को और मैं इंशाल्लाह 120 दिन में केस जीत के दिखाऊंगा। मैं जो है वो बचपन से पहली अटेम्प्ट में निकल रहा हूं, वो एक दफा बस हुआ था मेरे साथ। मैं अल्लाह का शुक्र है हमेशा से पहली अटेम्प्ट में निकलता हूं। मैं इस दफा भी जीत जाऊंगा। ये पीछे पड़ा हुआ है, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। लगता है कि भाई पैसे नहीं देखे इसने, ये 5 रुपए का सिक्का, देखो शौक पूरा नहीं, शौक पूरा नहीं, 12 लाख पे एक्स्ट्रा टैक्स दो। लॉ मेकर ने कहा यार कमिश्नर, सॉरी यार टैक्स पेयर, इधर आ, क्या मसला है? लॉ मेकर ने कहा यार मैंने पैसे नहीं देने यार इसके पास जाओ, इससे महीना डालो कि यार एक ही रखा है। कमिश्नर अपील से पूछो ये क्या रखा हुआ है तुम लोगों ने, ये बहुत तंग कर रहा है मुझे। तो कमिश्नर अपील, यार पैसे देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कल मेरा स्टेटस देखो, मैंने चटनी के साथ रोटी खाई है, स्टेटस लगा हुआ है मेरा। कमिश्नर ने देखो, हाँ यार, बाकी वो प्लेटें साइड पे थी, मैंने चटनी के साथ रोटी खाई है। देख यार मेरे हालात देख। कमिश्नर अपील के आंसू ठप 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 ठप।
कमिश्नर अपील ने अपनी बीवी को फोन किया, क्या करें? उसने कहा इसको रिलैक्स कर दें, इसको रिलैक्स कर दें, इसकी बीवी मेरी सहेली है। बात कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगी। मतलब ये कि कमिश्नर टैक्स पेयर की बीवी और कमिश्नर अपील की बीवी आपस में पीआरसी में पढ़ती थी। तो ये मतलब है, मैं कह रहा हूं। तो कमिश्नर अपील, अच्छा से कहानी भूल गई आप लोगों को। कहानी ये चल रही थी कि अपील कर दी थी, लेकिन कमिश्नर पीछे बढ़ा हुआ था। क्या कह रहा था? टैक्स दो। तो लॉ मेकर टैक्स पेयर को कहते हैं तुम कमिश्नर अपील के पास जाओ और कमिश्नर अपील को कहो कि टैक्स जमा कराना मेरे लिए अनड्यू हार्डशिप है। तो कमिश्नर अपील के दिल में अगर रहम का मादा जागा तो फिर कमिश्नर अपील, यहां से बंदा एक निकालें, तो फिर कमिश्नर अपील, पहली दफा दिखा रहा हूं आपको, तो कमिश्नर अपील कमिश्नर के पास जाएगा और कहेगा यार छोड़ दे उसको, छोड़ दे, छोड़ दे प्लीज, क्या मसला है? कमिश्नर अपील कमिश्नर के पास जाएगा और कहेगा यार छोड़ दे उसको, टैक्स ना ले, 30 दिन के लिए छोड़ दे। लेकिन फैसला कमिश्नर अपील ने 120 दिन में चलाना है, तो 30 दिन की रिलैक्सेशन मिल जाएगी इसको। 30 दिन अब टैक्स पे टैक्स नहीं जमा कराएगा। अब समझ आ गई बात? अब ये जरा पढ़ें, मीनू नहीं पता थी, ये भी पढ़ा गया ना। 1A जरा 1A पढ़ें, फिर सारा मैंने आपको आज उर्दू में पढ़ाना है। उर्दू में एक जगह लिखा हुआ है किताब में, ये बोलें इफ कमिश्नर अपील थिंक्स, किसके दिल में रहम का मादा जागा? कमिश्नर अपील के। That tax recovery shall cause undue, टैक्स रिकवरी कौन कर रहा है? भाईजान बड़ा बड़ा करके लिखें, टैक्स रिकवरी बाय कॉमी फ्रॉम टीपी। अगर कमिश्नर अपील को लगे कि टैक्स रिकवरी बाय कॉमी फ्रॉम टीपी शैल कॉज अनड्यू हार्डशिप, किसके लिए? लिखें यार, इसे भूल जाएगा घर में। ही में, ही कौन? कमिश्नर अपील, भाई कमिश्नर अपील। ही में स्टे द रिकवरी। स्टे रिकवरी क्या होता है? रिकवर करो या रिकवरी रोको? प्रोसीड विद रिकवरी या स्टे रिकवरी? स्टे रिकवरी अप टू 30 डेज। लेकिन माय डियर एक मैंने बात बताई है छोटी सी, इसको बेशक ब्रैकेट में ले लें, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जरूरी काम है। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जरूरी काम है वैसे। अप टू 30 डेज आफ्टर प्रोवाइडिंग कमिश्नर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, कमिश्नर अपील पहले कमिश्नर के पास जाएगा और कमिश्नर को जाके कहेगा यार वो उसको तंग ना कर प्लीज। अगर कमिश्नर मान गया तो ठीक है, बस फिर अब वो 30 दिन इससे टैक्स नहीं लेगा। लेकिन फैसला 120 दिनों में आना है, वो अलग है। फैसला 120 दिनों में आना है। अच्छा 30 दिन गुजर गए, 30 दिन गुजर गए, 30 दिन गुजर गए। अब ये तीनों बंदे पता नहीं कौन है, इनको जरा फारक करें। 30 दिन गुजर गए, कमिश्नर गया टैक्स पेयर के पास, 30 दिन गुजर गए, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, दो दो, पैसे दो, जूते उतारो, ग्लव्स उतारो, टोपी उतारो, पैसे दो, पैसे दो। तो पीछे पड़ा है, पैसे दो, पैसे दो। टैक्स पेयर चला गया कमिश्नर अपील के पास, वो फिर आ गया। कौन है वो? कितने गए हैं? सारा टैक्स पेयर ही घूम गया। रोएं यार आप लोग, जरा मिल जाएगा। हाँ माशाल्लाह, बड़ा रोने में आपकी ताकत है। टैक्स पेयर दोबारा चला गया किसके पास? कमिश्नर अपील के पास। कमिश्नर अपील ने उसी तरह अपनी बीवी को फोन लगाया, उसने उसकी बीवी को फोन लगाया, उन्होंने कहा छड़ दो यार। आप कमिश्नर अपील के दिल में दोबारा रहम का मादा जागा? जाग सकते हैं, शुक्रिया। कमिश्नर अपील के दिल में दोबारा रहम का मादा जागा। कमिश्नर अपील कमिश्नर के पास गया, छड़ दे यार, इस दफा भी छोड़ दे यार, इसको छोड़ दे, इसको यार ना इसके पीछे पड़ा कर यार, तुझे पहले भी मना किया था एक दफा, ना इसके पीछे पड़ा कर। लॉ मेकर ने कहा कमिश्नर अपील सुन लो मेरी बात, 30 दिन की छूट हम इसे और दे देते हैं, 30 दिन ये और टैक्स जमा ना कराए, लेकिन अब इन 30 दिनों में तुमने फैसला सुनाना है कमिश्नर अपील, और तुम्हारे लिए जो 120 दिन की लिमिट थी वो अब खत्म हो गई। अब कमिश्नर अपील तुमने नहीं 120 दिन में फैसला सुनाना, अब तुम जरा निकलो, तुम बहुत रहम दिल दुनिया के, तो तुम्हें अगर दूसरी दफा इस पे रहम आए तो हमें तुम पे गुस्सा चढ़ेगा।
ऑब्वियसली अब 2-3 दफा फेवर करें छोटे भाई को तो अब्बू को आप पे गुस्सा चढ़ जाता है। तो अगर तुमने दूसरी दफा इसकी फेवर की तो तुम्हारे लिए जो मैंने 120 दिन की लिमिट लगाई हुई है वो फारग, और अब तुम इन 30 दिनों में जो अगले 30 दिन है इनमें केस का फैसला भी सुना दो। क्या मेरी तरफ देख रहे हैं? बात खत्म हो गई है। मेरे मुंह में पता नहीं की निकलने में। अच्छा जी, नाइस टू मीट यू। 1AA द कमिश्नर अपील में स्टे रिकवरी, ये तो पहले भी की है, अभी अब दोबारा करने लगे। मे स्टे टैक्स रिकवरी फॉर ऑफ 30 days, लेकिन ऑब्वियसली यार आफ्टर प्रोवाइडिंग कमिश्नर एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड को ब्रैकेट में ले लें, ये तो आप अलग से याद कर लीजिएगा ना यार। लेकिन एक फिर इसके लिए शर्त क्या है, बताएं फर्दर के लिए शर्त क्या है? इन दिस केस कमिश्नर अपील शैल पास एन ऑर्डर ऑन अपील इन द सेड पीरियड ऑफ। कमिश्नर अपील फिर इन 30 दिनों में क्या सुनाएगा? फैसला सुनाएगा। आप लोगों ने आगे लिख लिए इंस्टेड ऑफ 120 लिखे, वेल डन। इंस्टेड ऑफ 120, अब 120 डेज में फैसला नहीं सुनाएगा, अब ये इन 30 दिनों में क्या सुनाएगा? फैसला। माय डियर इधर आए, पेज 363, मादरत यार 2 सफ़े पढ़ा दिए, कोई मसला नहीं। पेज 363 पे आए। ओ, इसकी अंग्रेजी लिखी हुई थी, कौन सा सेक्शन था? हाँ, माय डियर रिटर्न में कितनी इनकम थी? सॉरी 128 हमने पढ़ा ना आज। CIRA दोनों को बुलाएगा। अगर CIRA मुनासिब समझे तो कमिश्नर को कह दे कि टैक्स देना टैक्स पेयर के लिए मुश्किल है। समझ आई? आखिर में जो मैंने कहा, तो कमिश्नर 30 दिन तक टैक्स पेयर से टैक्स। कमिश्नर बिल ऐसा करने से पहले कमिश्नर को, जो मैंने ब्रैकेट में डलवा दिया था, तो यार बता दें, समझ आ रही है? कमिश्नर बिल कमिश्नर को बताकर, पेज 363, कमिश्नर अपील कमिश्नर को बताकर टैक्स पेयर को टैक्स जमा करवाने के लिए 30 दिन की, और कई इंग्लिश क्या पढ़ी थी अभी हमने, फर्दर 30 दिन की और छूट दे सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि फिर इन अगले 30 दिनों में केस का कौन? CIRA वो सबूत कबूल नहीं करेगा जो कमिश्नर के सामने टैक्स पेयर ने पेश। ये तो पॉइंट 5 था ना, अभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाला, वो जो सफा फाड़ा था, और ये वाला भी रिवाइज कर लें। इनकम कितनी थी? 20। असेसमेंट ऑर्डर में कितनी हुई? कंफर्म का क्या मतलब है? 32। कैंसिल का मतलब? मॉडिफाई का मतलब? ये मजे की बात है, CIRA 32 से ज्यादा नहीं कर सकता। 35 किया था ना हमने, लेकिन एक सूरत में कर सकता है, जब टैक्स पेयर को पहले बता दे। CIRA अपील करने के 120 दिन में फैसला, या 60 दिन और दे, नहीं दे सकता है तो नहीं है भाई, ये ले सकता है होना चाहिए, तस्वीर भेजो, और 60 दिन और ले सकता है फैसला सुनाने में। 120 दिन या 60 दिनों में ये दिन नहीं गिने जाएंगे। किसी को याद है कौन से वाले? अगर टैक्स पेयर कहे मैं मसरूफ हूं चंद दिन, अगर केस कहां जा रहा है? ADR। आई हो वेरी इजी थिंग्स, इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह को न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में दे देंगे। कोशिश कीजिएगा अभी लाइब्रेरी में ज़ोहर के बाद बैठ के इसको याद कर लें, जल्दी याद हो जाएगा। माफी वाले 30 दिन में